पढ़ने जा रहे हैं मार्क्सवाद। ठीक है, आज हम मार्क्सवाद देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, मार्क्सवादी जो विचारधारा है, ठीक है, उसकी उत्पत्ति जो होती है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा यानी कि कार्ल मार्क्स के द्वारा मार्क्सवादी विचारधारा दिया जाता है। ठीक है, और मार्क्सवादी विचारधारा की जो उत्पत्ति होती है वो कब होती है? 18वीं से 19वीं शताब्दी में। ठीक है, कब होती है? 18 से 19वीं शताब्दी के बीच में होती है। इस समय क्या परिस्थिति होती है? इस समय यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो रही मतलब इस 18वीं 19वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति अपने चरम पे थी। यानी कि इस समय क्या देखा जा रहा था? इस समय परिस्थितियाँ ऐसी हो चुकी थी से श्रमिक जो थे, ठीक है, वो अपने श्रम से न्यूनतम स्तर पे जाके काम करने के लिए मजबूर हो चुके थे। ठीक है, इस कारण कार्ल मार्क्स ने क्या देखा से अमीरों यानी कि पूंजीपतियों के द्वारा जो सर्वहारा वर्ग या फिर कहे तो जो श्रमिक थे उनका शोषण किया जा रहा था, क्योंकि उनके जो मेहनत की कमाई थी उससे कम देकर उनसे ज़्यादा श्रम लिया जा रहा था। आज भी हम वर्तमान में देख सकते हैं, आज हम किस युग में जी रहे हैं? आज हम जी रहे हैं औद्योगिक क्रांति 4.0 के। ठीक है, और उस समय औद्योगिक क्रांति की स्टार्टिंग होती है। तो जिस प्रकार आज देखा जा रहा है सो औद्योगिक क्रांति के कारण कईयों की जॉब जा रही है, या फिर ऐसा जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं और समझ सकते हैं से अभी हम औद्योगिक क्रांति 4.0 के युग में हैं। और क्या देखा जा रहा है से इस समय जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। ऐसे पहले क्या देखा जा रहा था बीच में से गलियों में या फैक्ट्रियों मतलब जो फैक्ट्री होती थी वहाँ पे उसकी निगरानी के लिए चपरासी रखे जाते थे। ठीक है, उनकी जॉब को एक हुआ करती थी। ठीक है, वर्तमान में क्या देखा जा रहा है? हर जगह कैमरा लगा दिए गए, जिस कारण इनकी जो जॉब है वो ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है? मशीन आ गए हैं, रोबोट्स आ गए हैं, या कैमरा या फिर ऐसी कई सारी टेक्निक आ गई है, जिस कारण जो है बेरोजगारी अपने चरम स्तर पे है, या फिर लोगों को अपने क्या करना पड़ता है? श्रम को बहुत ही निम्नतर स्तर पे बेचने को मजबूर होना पड़ता है। ठीक है, इसी को देखते हुए, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कार्ल मार्क्स के द्वारा इसका विरोध किया गया और कहा गया कि जो पूंजीपति है वो क्या करती है? श्रमिकों का शोषण करती है। यही विचारधारा मार्क्सवाद के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ओके, अब चलिए अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मार्क्सवाद। ओके, डन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा के संघर्ष के बजाय आर्थिक आधार पर बल प्रदान करते हैं। यानी कि मार्क्सवाद जो है वो यथार्थवादी जो दृष्टिकोण है वो किस पे बल देते हैं? राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा या शक्ति संघर्ष पे बल देते हैं। इसके विपरीत जो मार्क्सवाद है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को किस दृष्टिकोण में देखते हैं? आर्थिक आधार पे देखते हैं। किस पे देखते हैं? आर्थिक आधार पे। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को ये किस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को ये अर्थव्यवस्था के आधार पे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ओके। फिर है आर्थिक आधार का अभिप्राय क्या होता है? आर्थिक जो आधार होता है उसका अभिप्राय होता है उत्पादन की शक्ति और उत्पादन के संबंध। यानी कि आर्थिक आधार जो संबंधित है से उत्पादन की शक्तियाँ क्या होती है और उत्पादन का संबंध किससे है। ठीक है, ओके। अब क्या है? मार्क्सवादी सिद्धांत जो है उसकी मूल विशेषताएं क्या है? ठीक है, मार्क्सवादी सिद्धांत की क्या मूल विशेषताएं, यानी कि मार्क्सवादी जो थे वो किस चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा बल प्रदान करते हैं? वो बल प्रदान करते हैं क्रांतिकारी परिवर्तन के। ठीक है, अर्थव्यवस्था की, वर्ग आधारित राष्ट्र की, पूंजीवाद का विनाश चाहते हैं ये, और न्याय और समानता की बात करते हैं। ठीक है, और फिर जैसे कि देखो क्रांतिकारी परिवर्तन, यानी कि मार्क्सवादी जो है अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत को यथास्थितिवादी नहीं बोलते। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत क्या है? यथास्थितिवादी नहीं है, बल्कि क्या कह रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परिवर्तन का समर्थन करते हैं, क्रांतिकारी परिवर्तन का। यानी कि क्या होना चाहिए? मार्क्सवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सिद्धांत में न्याय, समानता, प्रगति, समाजवाद की स्थापना की बात करते हैं, और इसलिए इसका कार्य कौन? ये न्याय, समानता या फिर इसकी स्थापना कौन करेगा? ये करेगा सर्वहारा वर्ग। ठीक है, इसके लिए क्या होगा? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए सर्वहारा वर्ग को क्या करना पड़ेगा? पूंजीपतियों का विनाश करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि क्रांतिकारी परिवर्तन के सपोर्टर, यानी कि ये क्या परिवर्तन ऐसा नहीं से मतलब एक चरण फिर दूसरा चरण फिर तीसरा चरण ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि क्रांति कैसे होनी चाहिए? मतलब अचानक से सीधे क्रांति कर देना,
ठीक है, क्रांति के समर्थक हैं। ओके, फिर आप देखते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में ये क्या बताते हैं। ये क्या बोलते हैं, वस्तु के उत्पादन और साधन पूंजीपतियों का नियंत्रण, यानी कि जो वस्तु का उत्पादन होता है या वस्तु का जो साधन है, ठीक है, यानी कि वस्तु का निर्माण जिसके द्वारा किया जा रहा है, जिसका वस्तु पे नियंत्रण है, ठीक है, वो किसका है, पूंजीपतियों का। और पूंजीपतियों के नियंत्रण के कारण क्या होता है, इस सर्वहारा का शोषण होता है, ठीक है, यानी कि आर्थिक आधार जो है वो राजनीतिक संरचना को निर्मित या प्रभावित करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, आज विश्व में वही देश शक्तिशाली है जो मतलब जो आर्थिक रूप से मजबूत है। आज चीन का बोलबाला क्यों है, क्योंकि आज चीन जो है आर्थिक स्तर पे बहुत ज़्यादा अपने आप को मजबूत कर चुका है, इसलिए आज चीन की पूछ है, ठीक है। ओके, डन। फिर है वर्ग आधारित राष्ट्र, यानी कि इन्होंने क्या बताया, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को वर्ग आधारित राष्ट्र में विभाजित करते हैं। जैसे एक बुर्जुआ राष्ट्र होता है, एक सर्वहारा राष्ट्र होता है, ठीक है। जो बुर्जुआ राष्ट्र होता है, ठीक है, उसका शोषण किया बुर्जुआ जो राष्ट्र होता है वो शोषण करता है सर्वहारा का, ठीक है। ओके, अब देखो पूंजीपति का विनाश, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अराजकता और शोषण आदि का मूल जो कारण है वो पूंजीवाद है, ठीक है। यानी कि जो मार्क्सवाद बोल रहे हैं, जो भी आज हमें संघर्ष देखा जा रहा है, वो उसका कारण क्या है, उसका कारण है पूंजीवाद। और इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पूंजीवाद का विनाश कर देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो पूंजीवाद होता है वो लाभ पे काम करता है, ठीक है। लाभ पे काम करने के कारण क्या होता है, से बाद में जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें, कोविड-19 में क्या देखा गया, कोविड-19 में जो पूंजीपति थे उनको लाभ नहीं हुआ। लाभ ना होने के कारण उन्होंने, ठीक है, श्रमिकों को निकाला जॉब से, ठीक है, या फिर देखें तो उन्होंने अपने काम को बंद किया, जिस कारण क्या हुआ से देश की अर्थव्यवस्था पे लोगों के रोजगार पे असर पड़ा, ठीक है। यानी कि उसको लाभ होगा तो वो कार्य करेगा, वरना नहीं, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना है, ये लाभ पे काम करता है, इसलिए पूंजीवाद जो है इसका विनाश कर देना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्सवाद किस पे बल देते, विश्व में न्याय समानता स्थापित हो, ठीक है। यानी कि मार्क्सवाद जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सिद्धांत का मूल उद्देश्य क्या है, मार्क्सवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सिद्धांत का मूल उद्देश्य न्याय और समानता, प्रगति और समाजवाद की स्थापना करना, ठीक है। ओके, अब देखो, वो विश्व को वर्ग में विभाजित करते हैं। वहीं पे जो पहले मार्क्सवादी लेनिन थे, उन्होंने वर्ग की जगह विश्व को वर्ग आधारित राष्ट्र के रूप में विभाजित किया, ठीक है। इसीलिए इनका जो विश्लेषण है वो बहुत ही ज़्यादा व्यापक माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के संबंध में, ठीक है। जो लेनिन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण साम्राज्यवादी परिप्रेक्ष्य में किया, ठीक है। किसमें किया, साम्राज्यवादी परिप्रेक्ष्य में। और साम्राज्यवादी परिप्रेक्ष्य का अभिप्राय होता है पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था से। क्या है, साम्राज्यवाद यानी कि जो पूंजीवाद होता है उसकी उच्चतम अवस्था, ओके। फिर इसलिए उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध को साम्राज्यवादी शक्तियों के द्वारा एशिया अफ्रीका उपनिवेशों पर नियंत्रण के लिए संघर्ष का, यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो क्या हुआ था, वो एशिया अफ्रीकी जैसे जो देश थे, ठीक है, उस पर नियंत्रण के लिए हुआ था, ना कि क्या था अंतर्राष्ट्रीय, जैसे कि यथार्थवादी है वो क्या बताते हैं, सिर्फ जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है जो है उसमें राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा या शक्ति संतुलन, यानी कि संघर्ष भी जो होता है वो राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख के होता है। बल्कि इन्होंने क्या कहा, ये हुआ था वर्ग संघर्ष के कारण, यानी कि एशिया अफ्रीकी देशों पे अपने नियंत्रण स्थापित करना, ठीक है। ओके, फिर इन्होंने तीसरी दुनिया के देशों को सर्वहारा वर्ग और साम्राज्यवादी देशों को पूंजी वर्ग कहा, ठीक है। यानी कि लेनिन क्या बताते हैं, जो तीसरी दुनिया के जो देश थे जैसे कि अफ्रीका, एशिया, उनको सर्वहारा वर्ग में रखा। वहीं पे जो साम्राज्यवादी जो देश थे यानी कि यूरोपियन कंट्री जो थे उनको पूंजीवादी वर्ग में रखा, ओके। अब फिर क्या है, इन्होंने क्या बताया से जिसे हम आज राष्ट्र राज्य का संघर्ष समझते हैं वो किस दृष्टिकोण में, लेनिन उसको किस दृष्टिकोण में देखते हैं, वर्ग संघर्ष के रूप में, ठीक है। जिसे हम क्या समझते हैं, राज्य का संघर्ष, उसको ये क्या समझते हैं, वर्ग संघर्ष, ओके।
लेनिन मार्क्स की उस मूल मान्यता में विश्वास करता है जैसे कि संघर्ष मूलतः वर्गीय होगा, ठीक है। मार्क्स जो बोलता है संघर्ष क्या होगा, वर्गीय होगा, उसको लेनिन भी स्वीकारता है। लेकिन क्या बोल रहा है, से परिस्थितियाँ जो है परिवर्तित हो चुकी है, यानी कि साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद में की भूमिका तीसरी दुनिया के देशों में प्रगतिशील नहीं रही है, ठीक है। यानी कि जो साम्राज्यवाद जो लाभदायक हो सकता था तीसरी दुनिया के लिए, वो अब नहीं रही है। यानी कि साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद तीसरी दुनिया में पूंजीवाद का विकास होगा, इस अवधारणा को अस्वीकार करता है। यानी मार्क्स का मानना था कि जो साम्राज्यवाद है, ठीक है, वो तीसरी दुनिया में पूंजीवाद का विकास करेगा, ठीक है। इस कारण क्या होगा, पूंजीवाद के विकास होने से वहाँ पे फिर हम क्या कर सकते हैं, मार्क्सवादी क्रांति कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये लेनिन बोल रहे से परिस्थितियाँ परिवर्तित हो चुकी है, साम्राज्यवाद जो है वो तीसरी दुनिया में पूंजीवाद का विकास करेगा, इस बात को ये अस्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। लेनिन ने कहा कि साम्राज्यवादी व्यवस्था का दुष्परिणाम है कि विकसित देशों में है, ठीक है। मतलब मार्क्सवादी व्यवस्था का दुष्परिणाम कहाँ पे देखा गया, विकसित देशों में, कि यहाँ पे क्या हुआ, क्रांति नहीं हुई, यहाँ पे साम्यवादी क्रांति नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि विकसित देशों के जो सर्वहारा वर्ग है, ठीक है, वो पूंजीवादी व्यवस्था से क्या कर रहे हैं, लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए क्या कहते हैं, मतलब जैसे कि आपको अगर किसी व्यवस्था से लाभ प्राप्त होगा, कभी आप उसका विरोध नहीं करेंगे। वैसे ही बोले जो विकसित देश है, वहाँ के जो सर्वहारा वर्ग है, उनको पूंजीवादी व्यवस्था से क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। तो लाभ मिलने के कारण कभी भी जो सर्वहारा वर्ग है वो पूंजीवाद का विनाश नहीं करेगा। लेकिन लेनिन ने कहा कि लेनिन ने एक सिद्धांत दिया, कमजोर कड़ी का सिद्धांत, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, से साम्राज्यवादी शोषण की सबसे कमजोर कड़ी रूस है, यानी कि सबसे पहले जो क्रांति होगी कहाँ पे होगी, रूस में। यानी कि पूंजीवादी देश और पूंजीवादी जो देश है, ठीक है, उसको मजबूत कड़ी कहते हैं। यानी कि क्या कह रहे हैं, से रूस जो है, ठीक है, वहाँ के जो श्रमिक है उनको अभी पूंजीवाद या साम्राज्यवाद से ठीक है बेनिफिट नहीं हुआ है। इस कारण क्या है, वहाँ के जो वर्ग है वो वहाँ के जो श्रमिक है वो उसका विरोध करेंगे, यानी कि वो कमज़ोर करी है। वहाँ पे साम्यवादी क्रांति पहले होगी, ना कि जो विकसित देश है, ठीक है। यानी कि लेनिन ने कहा कि लेनिन भी स्वीकारते हैं जो मार्क्सवादी क्रांति होगी वो क्या होगी, अंतर्राष्ट्रीय होगी, ओके। हाँ, फिर है वॉलस्टीन का व्यवस्था सिद्धांत, ठीक है। वॉलस्टीन का व्यवस्था सिद्धांत जो है डिपेंडेंसी थ्योरी से प्रभावित है। किससे प्रभावित है, इसे निर्भरता सिद्धांत भी कहते हैं, पारदर्शिता सिद्धांत या डिपेंडेंसी थ्योरी भी कहते हैं। वो इस किससे, मतलब व्यवस्था सिद्धांत इससे प्रभावित है, ठीक है। यानी कि डिपेंडेंसी थ्योरी जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को दो समूह देश में बांटता है, ठीक है। यानी कि एक क्या है, एक कोर है, एक परिधि है डिपेंडेंसी थ्योरी के अनुसार। वहीं पे क्या कहते हैं, जो वॉलस्टीन का व्यवस्था सिद्धांत है, उन्होंने विश्व व्यवस्था को 3 समूहों में विभाजित किया है, कोर, अर्ध परिधि और परिधि, ठीक है। इसको एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे कि एक डायग्राम लेते हैं, ठीक है। ये कोर हो गया, ये अर्ध परिधि हो गया, ये हो गया परिधि, ठीक है। अब क्या है, इसमें क्या बता रहे, यहाँ जैसे कि हाँ, अब यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है संसाधन, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से क्या जा रहा है, निर्मित वस्तु, ठीक है। ये ठीक है, इस डायग्राम को अभी हम समझते हैं। जैसे कि आप क्या बता रहे हैं, जो परिधि हो गया, अर्ध परिधि, ये क्या करते हैं, वो अपना संसाधन देते हैं, ठीक है। यानी कि कच्चा पदार्थ देते हैं कोर को, और कोर जो होता है उस कच्चे पदार्थ से वस्तु बना के वो क्या करता है, निर्यात करता है अर्ध परिधि और परिधि को। तो ठीक है, तो इसके अनुसार क्या होता है, ये जो थ्योरी है, चाहे वो व्यवस्था सिद्धांत या डिपेंडेंसी थ्योरी, वो क्या कहती है, जो कोर है वो क्या करता है, इन दोनों का शोषण करता है। वर्तमान के एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि अमेरिका जो है वो क्या करता है, विनिर्मित वस्तुओं को बेचता है, या चीन जो है विनिर्मित वस्तुओं को बेचता है, ठीक है। वहीं पे जो अफ्रीकी देश है वो क्या करते हैं, अपने कच्चे पदार्थ को बेचते हैं,
ठीक है। कच्चे पदार्थ को यानी कि उसका मूल्य कम होता है और जो विनिर्मित वस्तु होता है उसका मूल्य ज़्यादा होता है, ठीक है। इस कारण कंट्रोल कौन करेगा? जो कि विनिर्मित वस्तु को बेचेगा, ठीक है। ओके, देखो अब कोर देश कैसे होते हैं। कोर देश जो होते हैं लोकतांत्रिक सरकार यहाँ पे होती है, ठीक है। मजदूरी क्या होती है? अच्छी होती है। यहाँ पे विनिर्मित वस्तु का निर्यात करते हैं और कच्ची वस्तु का यह क्या करते हैं? आयात करते हैं। उच्च निवेश और अधिकतम पूंजी इनके पास होती है, जिस कारण ये क्या देते हैं? अपने नागरिकों को कल्याणकारी सेवा प्रदान कर पाते हैं, ठीक है। हाँ, आप क्या बता रहे हैं? अर्ध परिधि। अर्ध परिधि यानी कि यहाँ पे शासन व्यवस्था कैसी होती है? अधिनायकवादी, ठीक है। जिस कारण यहाँ पे इसमें क्या होते हैं? मजदूरी जो होती है कम होती है और जिस कारण क्या होता है? सरकार भी जो होती है वो कल्याणकारी सेवा कम देती है और कच्चे पदार्थ और विनिर्मित जो वस्तु होती है दोनों का निर्यात भी करते हैं और दोनों का आयात भी करते हैं। और वॉलस्टीन क्या बोल रहे हैं? जो कोर देश है उसको स्थायित्व कौन प्रदान करता है? अर्ध परिधि, यानी कि कोर जो देश है वो जो विनिर्मित वस्तु निर्मित करते हैं, ठीक है, उसका खपत कौन करता है? ज़्यादा से ज़्यादा खपत अर्ध परिधि के द्वारा कर लिया जाता है, जिस कारण स्थायित्व उनको मिल जाता है, ठीक है। यानी कि कोर देशों को स्थायित्व कौन दे रहा है? अर्ध परिधि, इनका कहना है, ठीक है। फिर है परिधि। परिधि में क्या होता है? गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है, कल्याणकारी सेवा कम होती है, आजीविका से भी कम मतलब जीवन निर्वाह से भी कम मजदूरी मिलती है। कच्चे पदार्थ जो होते हैं विनिर्मित वस्तु दोनों का क्या करते हैं? ये आयात करते हैं। कोर और अर्ध परिधि दोनों, कोर भी और अर्ध परिधि दोनों मिलके क्या करते हैं? परिधि जो है परिधि देश उसका शोषण करते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं? वॉलस्टीन ने स्वीकारा कि इन समूहों का जो विभाजन है इसमें जैसे कि इसमें हम अमेरिका को रख सकते हैं, इसमें जैसे कि एशिया आ सकता है, इसमें अफ्रीकी देश आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये विभाजन जो है ये विभाजन सदैव ऐसा ही नहीं रहेगा, ठीक है। वॉलस्टीन क्या बता रहे हैं? ये विभाजन जो है सदैव ऐसा नहीं रहेगा, परिस्थितियाँ परिवर्तित होती हैं। समूहों के जो देश होते हैं वो बदलते रहते हैं, कभी कोर में, कभी अर्ध परिधि में, कभी परिधि में चले जाते हैं, ठीक है। यानी कि विश्व व्यवस्था का कोई एक केंद्र नहीं होता। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि कभी ब्रिटेन अपने आप में एक बहुत ही बड़ी महाशक्ति थी, लेकिन आज वो भारत से नीचे जा चुकी है, ठीक है। ओके, अब देखो मार्क्सवाद की प्रासंगिकता, ठीक है। क्या देखेंगे? मार्क्सवाद की क्या वर्तमान में प्रासंगिकता है। मार्क्सवाद जो है आर्थिक समानता, विद्यमान विषमता और शोषण को समाप्त करने पे बल देता है और शोषण का मूल कारण किसको मानता है? पूंजीवाद को, ठीक है। अब देखो इसकी प्रासंगिकता हम किस रूप में देखेंगे? भूमंडलीकरण, यानी कि देखो भूमंडलीकरण जो है, भूमंडलीकरण का सपोर्टर कौन है? उदारवादी भूमंडलीकरण के सपोर्टर है। लेकिन क्या है? मार्क्सवादी जो है भूमंडलीकरण का विरोध करते हैं, क्योंकि इसको भी ये किस रूप में देखते हैं? जैसे कि मतलब भूमंडलीकरण जो है बैकलेस अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन का नारा या वर्ल्ड सोशल फोरम द्वारा भूमंडलीकरण का विरोध, यानी कि इनके द्वारा भूमंडलीकरण का विरोध करना, ठीक है, मार्क्सवाद की प्रासंगिकता को दिखाता है, ठीक है। यानी कि कोविड-19 जो है उसमें WTO की जो भूमिका है उसमें कमी आ रही है, वो क्या है? वो दिखाते हैं मार्क्सवाद प्रासंगिक है। USA के द्वारा ट्रेड वॉर या संरक्षणवाद का समर्थन करना या ब्रेग्जिट की घटना, ये सारी चीज़ें जो है ये कुल मिला के ये सारी चीज़ें मार्क्सवाद की प्रासंगिकता को दर्शाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उदारवाद के द्वारा लाई गई थी। वर्तमान में उदारवादी व्यवस्था यानी कि इनके द्वारा कमज़ोर दिख रही है। जब उदारवादी व्यवस्था कमज़ोर दिख रही है यानी कि मार्क्सवाद अभी भी प्रासंगिक है, ओके। यानी कि फिर जैसे कि पूंजीवाद, देखो पूंजीवाद के बारे में ये क्या बोलते हैं? मार्क्सवाद बोलते हैं इसे पूंजीवाद जो होता है शोषण का यंत्र होता है, यानी कि शोषण करता है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल अमीर देश जो है गरीब देशों का शोषण करता है, सही बात है। जैसे कि उदाहरण क्या दें, यानी कि गरीब देशों के जो प्राकृतिक संसाधन उस पर उनका नियंत्रण न होकर विकसित देशों का नियंत्रण है, यानी कि ये शोषण किया जा रहा है। यानी कि एक एग्जांपल है कोविड वैक्सीन का 95% विकसित देशों के द्वारा आरक्षित कर लिया जाना, यानी कि ये शोषण दिखा रहे हैं। पूंजीपति देश जो है वो क्या कर रहे हैं? जो गरीब देश है उसका शोषण कर रहे हैं। ये किसकी प्रासंगिकता दिखा रहा है? ये किसकी बात को सही साबित कर रहा है? मार्क्सवाद की बात को सही साबित कर रहा है, यानी कि मार्क्सवाद आज भी प्रासंगिक है, ठीक है। यानी कि आर्थिक असमानता, यानी कि जो ऑक्सफेम रिपोर्ट है 2020 वो क्या कह रहे हैं? सिर्फ विश्व स्तर पे सभी अमीरों की संपत्ति कुल मिलाकर 4 ट्रिलियन बढ़ गई है। वही कोविड-19 में गरीब में रहने वाले 200 मिलियन से 500 मिलियन हो गए। यानी कि क्या हो रहा है?
यानी कि यहाँ पे भी देखा जा रहा है जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं, यानी कि आर्थिक असमानता जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि शोषण है। ठीक है, ओके। अतः मार्क्सवाद जो है प्रासंगिक है, किंतु ये आंशिक रूप में, ऐसा नहीं है ऐसे मार्क्सवाद की जो बात कही गई वो बिल्कुल ही सही है, बल्कि कुछ हद तक हम इसको सही कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आरसीपी का निर्माण, ठीक है, ब्रिक्स की बढ़ती भूमिका, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा द ग्रेट रीसेट की शुरुआत, ये क्या दिखा रहा है, सिर्फ मार्क्सवाद तो प्रासंगिक है, साथ में अन्य जो विचारधारा है वो भी प्रासंगिक है। ठीक है, लेकिन मार्क्सवाद की आप आलोचना देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, मार्क्सवाद की आलोचना। ओके, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जटिल प्रकृति को केवल आर्थिक कारकों के आधार पर नहीं समझा जा सकता, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है केवल आर्थिक कारकों पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि उसके लिए बहुत सारी परिस्थितियाँ जिम्मेदार होती है। ठीक है, आर्थिक के साथ साथ सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, भौगोलिक परिस्थितियाँ, सामरिक परिस्थितियाँ, ये सब भी कार्य करती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, ठीक है, समझने में। ठीक है, यानी कि इनमें राष्ट्र के साथ गैर राष्ट्रीयकर्ता जैसे कि अधिनायक, अधिराष्ट्रकर्ता, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इन सब की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, न कि केवल आर्थिक कारकों की, यानी कि राजनीति और सांस्कृतिक पहलुओं पर भी अध्ययन किया जाना चाहिए। इसके अध्ययन को हम अलग करके, मतलब इसको अस्वीकार करके केवल आर्थिक आधार पे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना कोई तार्किक बात नहीं है। ठीक है, फिर है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संघर्ष को पूर्णतः समाप्त मान लेना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यथार्थ विश्लेषण नहीं है। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, से हम क्रांतिकारी परिवर्तन करके, यानी मार्क्सवादी क्रांति करके हम क्या कर सकते हैं, संघर्ष को बिल्कुल समाप्त कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित से संचालित होती है और विश्व में क्या है, शक्ति संघर्ष है, तो संघर्ष होगा। ये यथार्थ चित्रण नहीं करता से हम संघर्ष को पूर्णतः समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, वैश्विक युग में बढ़ती अंतर्निर्भरता भी, ठीक है, इनकी वर्ग संघर्ष को की मान्यता को सीमित करता है। जैसे कि मार्क्सवाद बोल रहे हैं से वर्ग संघर्ष है, जबकि वर्तमान विश्व में क्या देखा जा रहा है, वर्तमान विश्व में देखा जा रहा है से जटिल अंतर्निर्भरता है, सब आपस में देश जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जिस कारण क्या है, वर्ग संघर्ष कम होगा। ठीक है, ओके, आज की जो क्लास है वो समाप्त होती है। ठीक है।